Welcome students to Synopsis IAS. I am Dr. Mohammad Zia and this is our World History series and we have arrived to a very new rather topic अगर history की बात करें तो in general history में इतने नए events include नहीं करते हैं but then also because this is the topic that we are dealing with is something which is going to have an impact आपके IR के उसमें भी this is going to help you out. So today we are going to talk about the Arab Spring. Started only a decade ago और अभी तक कुछ ऐसे कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे मुल्क हैं जहाँ पे इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, चाहे सीरिया हो चाहे यमन हो. सो दिस होल अरब स्प्रिंग स्टोरी वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे. सो अगेन थोड़ा सा लंबा लेक्चर है, सो गेट रेडी फॉर दैट. But I'm damn sure that by the end of this lecture you will be in a very good situation to understand the geopolitics, especially of the Middle East, कि actually में हो क्या रहा है. So let us begin that. But before, a brief introduction of myself. This is about my academics and teaching experience. So now we'll start with the overview of the Arab Spring. Basically Arab Spring था क्या? Arab Spring, it was a revolutionary wave of demonstrations जो भी existing regimes थी different countries में, उनमें उनके खिलाफ basically एक movement था, एक there was a set of demonstrations and protests, violent भी थे, non-violent भी थे, and this actually started in December 2010 और ट्यूनीजिया से ये शुरू हुआ और वहाँ से फिर ये पूरे दूसरे जो अरब लीग की कंट्रीज और जो दूसरे देश थे वहाँ पे ये फैला. ऑल्दो ये फेजेस में आया, ये जो एक वेव दिसंबर 2010 में स्टार्ट हुई थी, इट गॉट एंडेड बाय मिड 2012 और जो ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं मिडिल ईस्ट में देख लो, चाहे नॉर्थ अफ्रीका में देख लो, इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ अरब स्प्रिंग, चाहे वो सीरिया में हो, चाहे वो जॉर्डन में हो, चाहे वो बेरूत में हो, यमन में. सो ये सब उसी का कंटिन्यूएशन है जो पिछले 10 साल से चल रहा है. एंड कुछ लोग इसे अरब विंटर भी कहते हैं, बट अरब स्प्रिंग इट्स बेसिकली अ चेंज. स्प्रिंग डिनोट्स चेंज, सो पॉजिटिव चेंज, क्योंकि कई ऐसे सारे ऐसे रेजिम्स थे जो कि 2-3 डिकेड से, लीबिया में 4 डिकेड का रूल था, वो सारे खत्म होते हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाती है कि एक डेमोक्रेटिक जो है सेटअप या एक डेमोक्रेटिक रेजिम सेटअप की जाए. दिसंबर 2013 तक ट्यूनीजिया, इजिप्ट, लीबिया और यमन से जो रूलर्स थे, जो एग्जिस्टिंग रेजिम थी, उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया. बहरीन और सीरिया में सिविल अपराइजिंग्स हुए, प्रोटेस्ट अल्जीरिया में भी हुए, इराक, जॉर्डन, कुवैत, मोरक्को, इसराइल, ओमान, सऊदी, जिबूती, वेस्टर्न सहारा, फिलिस्तीन, मतलब पूरा जो अरब रीजन है मिडिल ईस्ट का, नॉर्दर्न अफ्रीका का, वहाँ मतलब देयर वाज अ ह्यूज अपराइजिंग. और इन जनरल जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट था वो सिविल डिसोबीडियंस था, पीसफुल प्रोटेस्ट था, डेमोन्स्ट्रेशंस थे. सोशल मीडिया का देयर वाज अ ग्रेट यूज, बट बहुत सी ऐसी जगह थी जहाँ पे आर्म्ड प्रोटेस्ट भी हुए, आर्म्ड अपराइजिंग्स भी हुई. एंड बेसिकली दिस वाज द फॉल आउट ऑफ द जब लीबियन सिविल वॉर में मतलब this conflict in Mali, which was it actually continued with that, और वहाँ से Arab Spring, मतलब this demonstration basically नॉर्थ अफ्रीका में ये इतना ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव नहीं था, स्पेशली कंट्रीज लाइक अल्जीरिया, मोरक्को, ट्यूनीजिया में इट वाज एक्चुअली स्टार्टेड इन ट्यूनीजिया, लेकिन ये बाकी जो सूडान, जिबूती या इस तरीके के जो नेशंस थे वहाँ पे ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था. नाउ एज आई टोल्ड यू कि सिविल रेजिस्टेंस था, स्ट्राइक्स की गई, डेमोन्स्ट्रेशंस किए गए, मार्च, रैली, देयर वाज एन इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, क्योंकि दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट. इट वाज डिफरेंट क्योंकि तब तक सोशल मीडिया वाज क्वाइट एक्टिव. टॉकिंग ऑफ 2010, कम्युनिकेशन बहुत तेज था, स्ट्रॉन्ग था, एंड द how it was actually that awareness amongst the
people, that was internet was the main medium through which that was done, और इसीलिए इंटरनेट सेंसरशिप और repression का भी हमने दौर देखा. अरब स्प्रिंग में जो डेमोन्स्ट्रेशंस हुए, इट वाज बेसिकली इट वाज स्टार्टिंग तो डेमोन्स्ट्रेशन से हुई थी, लेकिन there were like violent responses also. Authorities ने, जो existing regimes थे, उन्होंने भी लोगों के ऊपर फायरिंग करना या इस तरीके की एक्टिविटीज को वायलेंट रिप्लाई देना, दिस वाज आल्सो डन बाय द अथॉरिटीज. जो प्रो गवर्नमेंट मिलिशियाज थे या जो काउंटर डेमोन्स्ट्रेटर थे, इनके बीच बहुत ज़्यादा जो है violent clashes हुए. And these attacks have been answered with violence from protesters everywhere. मतलब हर जगह आप देखोगे कि किस तरीके से प्रोटेस्टर्स ने ही बंदूक उठाई. स्पेशली ये हमको दिखता है सीरिया में. एक मेजर स्लोगन था of this Arab world and that was, this is written in Arabic, but meaning is the people want to bring down the regime. And there were certain observers जिन्होंने कहा कि this is somewhat similar to that of revolutions of 1989, जिसने कम्युनिज्म को यूरोप में ख़त्म किया, led to the disintegration of USSR, and especially in the Eastern Europe there was a large number of countries emerged जिन्होंने existing regime को बदला, but there were certain differences. The major difference again was the outcomes, क्योंकि वहाँ पे आउटकम्स, जो डिजायरेबल आउटकम्स थे, जो लोग चाह रहे थे करना, वो और जो यहाँ लोग करना चाह रहे थे अरब में, that was very different. And most importantly, the difference between the demonstrations of 2010 onwards and that of 1989 was internet based technology, क्योंकि इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इस अरब स्प्रिंग को, इसके प्रोपगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. शुरुआत होती है ट्यूनीजिया से. दिस इज द लोकेशन ऑफ ट्यूनीजिया, दिस इज नॉर्थ अफ्रीका बेसिकली. और यहाँ पे जो रूल था, देयर वाज दिस पर्सन ज़ैनुल आबदीन बिन अली, और ये एक ऑटोक्रेटिक रूलर था, एंड ही वाज रूलिंग फॉर लाइक 23 years till 2010. And what actually happened here, कि the regime was itself so corrupt, autocratic rule था, corruption was at its peak. Now what happened here, if you have understood the butterfly effect, I think I would have mentioned somewhere else also, that just by the flapping of wings by a butterfly, a huge tornado can actually you know बन सकता है. और यही हुआ. ये जो पूरा अरब स्प्रिंग है, जिसने बड़े बड़े जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे और बड़े बड़े जो डिक्टेटर्स थे, उनका रूल ख़त्म किया, इसकी कहानी शुरू होती है एक बहुत छोटे से टाउन सीदी बोजीद में, ट्यूनीजिया का एक हिस्सा, एक शहर, जहाँ पे एक अनएम्प्लॉयड बंदा मोहम्मद बोजेजी, ये सब्जियों की दुकान लगाना चाह रहा था. और वहाँ पे वो पुलिस वाले आते हैं, उस पर लेडी पुलिस ऑफिसर आती है, उससे बदतमीजी करती है, और अनएम्प्लॉयड था, काम करना चाह रहा था, काम नहीं कर पाया, करप्शन था, पैसे मांगे जा रहे थे उससे. He was so much fed up that one day, when the police officers and the officials came, उसने अपने आप को आग लगा ली. In December 2010 ये इवेंट होता है. And this sparked, actually this was the beginning point of the whole Arab Spring. कि एक अनएम्प्लॉयड सब्जी बेचने वाला, क्योंकि वो काम करना चाहता था, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा था, तो उसने क्या किया, उसने जो है सिस्टम से तंग आके खुद को आग लगा ली. एंड ही वाज, और वहां से एक सेट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस शुरू होता है, अनरेस्ट होता है, 300 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं. Within days, in January 2011, ज़ैनुल आबदीन बिन अली को जो है रिजाइन करना पड़ता है. He was in exile in Saudi Arabia and later he was sentenced to life imprisonment. अक्टूबर तक ट्यूनीजिया held its first parliamentary elections. The moderate Islamists in Hada party ने, मतलब they won the election and constituent assembly
was framed and the new constitution was in making. मुंसिफ मरज़ौकी जो थे ही वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट सिंस जुलाई 2013। फिर अब वही चीज़ होती है, देखो एक रजीम हटती है फिर सबको ये लगता है कि हम भी पावर में आ जाएं, हम भी पावर में आ जाएं, और यही चीज़ हुई दैट बाय जुलाई 2013 इन हादा जो विक्टोरियस पार्टी थी उनके सेक्युलर राइवल्स एक अलग हो गए, लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस का असैसिनेशन शुरू हुआ, राइट विंग सलाफी जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस पे, तो दे वर लाइक सेक्टोरियल पॉलिटिक्स, पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो अगेन पीक पे हो गई। एंड एक डिमांड ये उठी कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन जाता और नए इलेक्शंस नहीं हो जाते, मींस अनलेस एंड अनटिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रेम्ड एंड न्यू fresh elections are not conducted, till then there should be a caretaker government जो कि नॉन पार्टीसन हो, मतलब ये पार्टी सिस्टम से ऊपर उठ के, इस पार्टी सिस्टम से ऊपर उठ के एक ऐसी यू नो गवर्नमेंट बने जो कि केयरटेकर गवर्नमेंट हो। सो दिस इज द थिंग दैट इज गोइंग ऑन देयर। देन इजिप्ट, हुस्न मुबारक, ये उनका भी करीब 30 साल का ऑटोक्रेटिक रूल था, कॉन्टिन्यूसली 30 साल से ये रूल कर रहे थे, और इतने जब बड़ी अच्छी चीज है ना दैट पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। सो जब इतना लंबा रूल होता है तो करप्शन इज एट इट्स पीक। दिस इज द सिचुएशन ऑफ इजिप्ट। सो लेकिन इजिप्ट में बड़ी यूनिक चीज हुई कि उसने एक नहीं दो प्रेसिडेंट को ओवरथ्रो कर दिया सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस अरब स्प्रिंग। फरवरी 2011 में जब ट्यूनीजिया की जो लहर है वो इजिप्ट पहुंचती है फरवरी 2011 में, और देयर वाज लाइक ह्यूज प्रोटेस्ट्स थ्रू आउट इटली, स्पेशली इन द सिटी ऑफ कायरो, द फेमस तहरीर स्क्वायर जहां से ये सारा मूवमेंट इजिप्ट का शुरू होता है। और हुस्न मुबारक जो कि 30 साल से राज कर रहे थे, वो 18 दिन के मास प्रोटेस्ट के बाद जो है वो he resigned and he was convicted actually of the complicity of the deaths। जो भी लोग मारे गए ड्यूरिंग द अपराइजिंग उसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन बाद में इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया गया। आफ्टर द डिसीजन दिस स्कैफ, सुप्रीम काउंसिल ऑफ आर्म फोर्सेस ने प्रेसिडेंशियल पावर अज्यूम की। उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शंस कराए 2011-12 में, और इन सब में इस्लामिस्ट मुस्लिम ब्रदरहुड में जो एक पॉलिटिकल पार्टी है, और ये देयर इट इज इन अरबिक इट इज नोन एज द बाथ पार्टी, और ये जो है थोड़ा सा नॉट एग्जैक्टली एक्सट्रीम इस्लामिस्ट आइडियोलॉजी की तो नहीं है, बट समथिंग नो, आप उसे एकदम एक्सट्रीमिस्ट भी नहीं कह सकते, एकदम लिबरल भी नहीं कह सकते, समवेयर इन बिटवीन, बट विद अ टिल्ट टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट, थोड़ा सा रेडिकल आइडियोलॉजी के साथ। तो ये जो बाथ पार्टी है ये हर जगह है, ये इराक में थी, इसके लीडर सदाम हुसैन थे तब, सीरिया में है, सीरिया में बशर अल असाद हैं, और यहाँ पे ये होता है इजिप्ट में ये बाथ पार्टी 2011 में इलेक्शन जीतती है और मोहम्मद मुर्सी वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट। उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो पावर में आता है सबसे पहले उन्होंने ये जो स्कैफ ने पावर अज्यूम करा था इसको खत्म किया, और जनरल अब्दुल फतह अल सीसी को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और डिफेंस मिनिस्टर सारी पावर जो है मिलिट्री की उसके हाथ में दे दी। पब्लिक अब जब इस तरीके का, क्योंकि देखो एब्सोल्यूट पावर किसके हाथ में आ गई, प्रेसिडेंट वाज मोहम्मद मुर्सी, बट एब्सोल्यूट पावर आ गई अल सीसी के हाथ। अब डिफेंस तो एंड यू नो हाउ इट इज easy, how easy it is in this regions to initiate a military coup। तो मिलिट्री पावर जो है वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथ में सारी पावर आ गई। नवंबर 2012 में मोहम्मद मुर्सी ने क्या किया, ही इशूड अ डिक्री ग्रांटिंग हिमसेल्फ फार रीचिंग पावर्स, और सबको ये लगा कि अगेन इस्लामिस्ट लीनिंग ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनने वाला है। सो एवरीवन हैड दिस फियर। मुर्सी वाज डिपोज्ड बाय मिलिट्री, सो वही मिलिट्री जिसको उन्होंने बनाया था, जो खुद अल सीसी जो था वो
मिलिट्री कू होता है और जो जून 2013 में मूसी को जो है वो हटा दिया जाता है। सिक्योरिटी फोर्सेस लॉन्च्ड अ क्रैकडाउन ऑन मुस्लिम ब्रदरहुड। तो उनकी जितनी पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी कहना चाहिए लीडर्स थे, जितने भी मतलब उनके सिंपैथाइजर्स थे, सबको अरेस्ट किया गया या मार दिया गया। दिसंबर 2013 में द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कंप्लीटेड। 2014 में इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, और जनरल सीसी को जो है प्रेसिडेंट he was elected. In the meanwhile, इनके अगेंस्ट केस चलता है मुर्सी एंड मुस्लिम ब्रदरहुड के अगेंस्ट, बट मुर्सी died actually in between the trials. Then next was लीबिया। दो इम्पोर्टेंट शहर बनगाजी और त्रिपोली, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर थे, शहर हैं एक्चुअली। मतलब शहर तो क्या, तो मोस्ट ऑफ देम आर कन्वर्टेड इनटू डेब्रीज एंड रबल्स, बट स्टिल त्रिपोली एंड बनगाजी। सो ये भी हम अभी टेक्निकली हम अरब में नहीं आए हैं, मतलब these are the Arabic, if you take नॉर्थ अफ्रीकन में ही है, अभी हम मिडल ईस्ट में एग्जैक्टली नहीं आए हैं। सो जनरल गद्दाफी, he had a regime of 42 years. You can imagine कब पावर एज्यूम की और कब जो है, so he was there for 42 years. Now जब उन्होंने यहाँ भी लीबिया में जब देखा कि किस तरीके से ट्यूनीजिया में जो है there's a wave of change, तो वहाँ पे भी प्रोटेस्ट होने लगे थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट वर गोइंग नॉर्मल, नो वन वाज वरीड। बट बेनगाजी में क्या होता है, फरवरी 2011 में जो आर्म्ड फोर्सेस थे, दे ओपन फायर्ड ऑन अ प्रोटेस्ट मार्च, एंड दिस एक्चुअली ट्रिगर्ड अ सेट ऑफ protests, and demonstrations against the government. और the this और धीरे धीरे जो है ये जो demonstrations थे, ये protests थे, they easily got changed into this armed revolt which wanted to remove General Gaddafi. मार्च 2011 में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने, अब यहाँ पे देखो वेस्ट एंटर हो गया। अभी तक चाहे आपने इजिप्ट देखा, चाहे आपने ट्यूनीसिया देखा, वेस्ट कहीं भी एंटर नहीं होता, लेकिन जैसे लीबिया पे कहानी आती है, दिस आर द स्टोरी व्हाई दे वर सो इंटरेस्टेड इन लीबिया। बट ओवरऑल वेस्ट की एंट्री होती है। नाटो ये कहता है कि हमको जो सिविलियंस हैं उनको बचाने के लिए जो भी करना पड़ेगा हम करेंगे। नाउ व्हाट हैपेंड हियर दैट नाटो जो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, लेड बाय ऑब्वियसली अमेरिका, ये क्या करते हैं, गवर्नमेंट टारगेट्स पे या जो भी जनरल गद्दाफी का जो भी स्ट्रॉन्ग एरिया था वहां पे दे स्टार्टेड एयर स्ट्राइक्स। अब जाहिर सी बात है, वेस्ट से मिलिट्री असिस्टेंस मिल गया, अरब स्टेट्स जो दूसरे थे जो प्रो डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे उनका भी सपोर्ट मिला। जो रेबेलियन फोर्सेस हैं उन्होंने ट्रिपोली पे, जो कैपिटल है लीबिया की, उसको कंट्रोल में ले लिया विद इन 6 months, and but unfortunately in this whole process thousands of people were killed. So अगस्त 2011 में गद्दाफी जो है वो पकड़ा जाता है और मारा जाता है, एंड देन देयर वाज अ नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल एनटीसी दैट लेड द रिवोल्ट, और उनका कि नाउ लीबिया इज ऑफिशियली लिबरेटेड, एंड हम यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक स्टेट, एक प्लूरलिस्ट डेमोक्रेटिक स्टेट स्टैब्लिश करेंगे। जुलाई 2012 में इलेक्शंस होते हैं, और जो जनरल नेशनल कांग्रेस है वो, मतलब इन विच लिबरल, सेक्युलर, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो होते हैं, दे एक्चुअली डिफीटेड दिस मुस्लिम ब्रदरहुड। तो हर कंट्री में एक मुस्लिम ब्रदरहुड पार्टी है, बाथ पार्टी है, एंड उनके अलायंस को ये डिफीट कर देते हैं। यहाँ पे एक बड़ा एक आपको देखने वाली चीज है कि वही चीज हुई जो लीबिया में, जो इजिप्ट में हुई, कि जैसे ही ट्यूनीसिया में हुई, कि पावर जाने के बाद पावर कौन लेगा, इस पे बड़ा सवाल था। 2016 में उस वक्त के प्रेसिडेंट बराक ओबामा, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उन्होंने कहा था कि हमसे गलती ये हुई कि हम लीबिया का जो है फ्यूचर नहीं समझ पाए, कि हमें ये तो पता था कि हमें गद्दाफी को हटाना है, लेकिन जनरल गद्दाफी के हटने के बाद क्या होगा, दिस वी वर नॉट अवेयर ऑफ।
and we never apprehended that. So this was a mistake, but still, इलेक्शंस होते हैं एंड न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अनाउंस होता है, अकॉर्डिंगली थिंग्स आर changing, but still the things are not in control, especially in Libya. Then Saudi Arabia, अब यहाँ अरब के अंदर आता है, मिडिल ईस्ट में आता है. Sorry, यमन, not Saudi Arabia, यमन. So now there's यमन को कौन रूल कर रहा था? अली अब्दुल्ला साले. और ये जो है he was ruling for like 33 years. So again a very long autocratic rule. So Yemen's president was the fourth Arab leader to be forced down from power. Demonstrations जो हैं अगेन ये भी जनवरी 2011 में ही शुरू होता है, और उन्होंने कहा कि ठीक है, you don't go for revolt, I'll go for general elections, but in those general election I won't seek for re-election. लेकिन लोग कहाँ मानने वाले थे, और इस चीज़ को देखते हुए क्रैकडाउन जो है वो ऑर्डर किया जाता है, जो भी इस तरीके की एक्टिविटी कर रहा है उसको पकड़ के मार दिया जाए, और कहा जाता है इसमें कोई कहता है 200, कोई कहता है 2000, बट लोग मारे गए. अप्रैल 2011 में साले की जो जनरल पीपल्स कांग्रेस थी, दैट उन्होंने कहा कि ठीक है हम विल हैंड ओवर द पावर, लेकिन उनकी पार्टी तो मान गई, वो नहीं माने. सो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट वाज हैविंग मोर पावर. अब इसकी वजह से क्या होता है, जो हाशिद ट्राइबल फेडरेशन है वो जो है अपोजिशन के साथ आ जाते हैं कि नहीं, जब इतनी चीजें हो रही हैं दैट वी शुड हैव द प्रेसिडेंट शुड हैव बीन रिजाइन, लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो ये दिस ट्राइबल्स एंड अदर फेडरेशन और आर्मी कमांडर्स जो हैं ये अपोजिशन के साथ होते हैं. एंड सना जो कि यमन की कैपिटल है, वहां पे क्लैशेस, वायलेंट क्लैशेस जो है वो शुरू हो जाते हैं. जून 2011 में साले जो है वो उनके ऊपर अटैक होता है, एंड ही वाज सीवियरली इंजर्ड. बाहर चले जाते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. देन सितंबर में ही रिटर्न्स, एंड he still he was not in a mood to give away the power. लेकिन नवंबर 2011 में ही साइंड अ डील दैट उनका जो डेप्यूटी है मंसूर हादी, वो पावर में आता है टू फॉर्म अ यूनिटी गवर्नमेंट. हादी को 2 साल के लिए प्रेसिडेंट बनाया जाता है, इन विच ही वाज अनअपोज्ड, ही वाज इलेक्टेड अनअपोज्ड. लेकिन यमन के अपने प्रॉब्लम्स हैं. अलकायदा का जो है वो इफेक्ट अलग है, पॉवर्टी मॉल न्यूट्रिशन अलग से है. हमने देखा सऊदी ने उन पर अटैक कर दिया. जो ज़्यादा शिया रेबल्स हैं वो नॉर्थर्न एरिया को ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं. एक सेसेशन मूवमेंट जो है वो साउथ में चल रहा है. सो थिंग्स आर गेटिंग वर्स्ट फॉर यमन. स्टिल द सिचुएशन इज वेरी क्रिटिकल, एंड इवन इंस्टीट्यूशंस लाइक यूएन और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस अब भी वहाँ ह्यूमन राइट्स और इन चीज़ों के लिए, मेडिकल एड और इन सारी चीज़ों के लिए काम अब भी कर रहा है. खैर, सो आफ्टर यमन हम मूव करते हैं बहरीन में. वहाँ पे किंग हमाद अल खलीफा इज इन पावर सिंस 1989, और बहरीन इज बेसिकली मोनार्की. लेकिन जब सच अ काइंड ऑफ प्रोटेस्ट वाज सीन इन ट्यूनीसिया, इजिप्ट, लीबिया, तो फरवरी में यहाँ पे भी प्रोटेस्ट शुरू होता है. मार्च 2011 में किंग हामिद जो है वो किंग हमाद, I'm sorry, ही डिक्लेयर्ड अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी, एंड जो गल्फ स्टेट्स थे, अब वहाँ का थोड़ा सा आपको एक सिचुएशन बहरीन का ऐसा है कि मुस्लिम्स में 2 ब्रॉडर सेक्ट्स हैं, शिया और सुन्नी. एंड इन दैट बहरीन की जो सिचुएशन है वो ये है कि बहरीन इज अ शिया डोमिनेटेड कंट्री. मतलब लार्जर पॉपुलेशन जो है, मेजॉरिटी जो है वो शिया की है, लेकिन जो रॉयल फैमिली है वो सुन्नी है. सो दिस प्रोटेस्टर्स दे वर ड्रिवन आउट बाय द सिक्योरिटी फोर्सेस. और यहाँ पे जो है क्योंकि वो सुन्नी थे, तो आसपास के जो सुन्नी डोमिनेटेड गल्फ कंट्रीज थी वहाँ से इन्होंने आर्मी बुला के इन सबको क्रश कर दिया. 30 सिविलियंस डेड, 3000 वर अरेस्टेड, और वही पब्लिक हैंगिंग और सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं.
there was an international condemnation of the whatever the events and the actions taken by King Hamad, and इस प्रेशर में आके एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कमीशन जो है वो सेटअप किया जाता है, जो ये कहता है दैट नो the prosecution of security forces personnel responsible for the torture and deaths of detainees and मतलब वो सारा एक्चुअली ब्लेम जो है वो किंग की जगह सिक्योरिटी फोर्सेस पर डालते. किंग कहता है ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, वी आर विल एक्सेप्ट ऑल द रिकमेंडेशंस आउट हियर दैट. लेकिन जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स थे, जो क्रिटिक्स थे, वो कहते हैं कि ठीक है, ये सारी जो है ये ऑन पेपर बातें चल रही हैं, नथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग, यू नो. Still there is a crackdown, still there is a human right abuse, and the they have reached a deadlock, they have reached an impasse कि अब ना opposition मान रहा है ना king मान रहा है. So the situation in Bahrain with there's continuous violence since then in Bahrain, and so गवर्नमेंट का कहना है कि नहीं, क्योंकि अभी भी वहाँ रूल तो किंग का ही है, एंड स्टिल द सिचुएशन इज लाइक जो शिया यूथ है और जो प्रोटेस्टर्स हैं वो अब भी वहाँ पे अटैक कर रहे हैं. नाउ वी कम टू द मोस्ट कंफ्यूजिंग सिविल वॉर इन दिस होल अरब स्प्रिंग, एंड दैट इज सीरिया. अब सीरिया में क्योंकि सब इंटरेस्टेड है, सीरिया में सब क्यों इंटरेस्टेड है, ये कहानी किसी और दिन, क्योंकि यहाँ पे अमेरिका भी है, रशिया भी है, आईसिस भी है, कुर्द भी है, ईरान भी इंटरेस्टेड है, हर कोई इंटरेस्टेड है इस वक्त सीरिया में. बशर अल असाद ही इज इन पावर सिंस द ईयर 2000, और इससे पहले इनके फादर का रूल था. सो ये असाद फैमिली जो है, they are actually ruling Syria. This person, basically by profession, he was an eye surgeon, if I'm not wrong. Or he never wanted actually, to be in politics, but somehow situations made him to do so. इनसे पहले इनके फादर अब्दुल्ला हफीज अल असाद जो थे वो प्रेसिडेंट थे सीरिया के. नाउ दिस फैमिली इज एक्चुअली रूलिंग, इट्स बीइंग लॉन्ग that they are ruling this country, and from 1971 this family is actually ruling. So this is not just about Bashar al-Assad. He'll say that he's in power since like for 10 years, 20 years, but actually his father was there ruling there for like since 1971. So it's been a long time that this family is ruling there. Now what happened, सीरिया ने एक्चुअली इग्नोर किया जब ये सारी जो वेव थी और ये इस तरफ आ रही थी, तो ही एक्चुअली बशर असाद वाज न्यू एंड ही सेड दैट नो पीपल विल नॉट रिवोल्ट, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ. प्रोटेस्ट डिमांडिंग ग्रेटर फ्रीडम टू एंड करप्शन इन द सदर्न सिटी ऑफ डेरा, मार्च 2011 में यहाँ पर भी उसका इफेक्ट दिखता है. एंड अगेन सिक्योरिटी फोर्सेस ओपन फायर ऑन डेमोन्स्ट्रेटर्स और बहुत ज़्यादा जो है सिचुएशन सीरिया में डिफिकल्ट होने लगती है. जुलाई 2011 में like there was a countrywide protest demanding Bashar al-Assad to resign. Despite security forces concerted and ruthless effort, ये जो अपराइजिंग जो है, मतलब उन्होंने टेररिस्ट भी कह दिया, उन्होंने क्रिमिनल गैंग सब कुछ कहा, बट स्टिल दैट अपराइजिंग कंटिन्यूड एंड ऑपोजिशन सपोर्टर्स बिगिन टू टेक अप आर्म्स. पहले उन्होंने जो है सेल्फ डिफेंस में उठाया था, लेकिन फिर ये एक ऑल आउट वॉर की तरह शुरू हो गया कि जो सामने वाले को पहले तबाह कर दे. February 2011 में प्रेसिडेंट असाद he again with a referendum that जो भी बात पार्टी, अगेन वही मुस्लिम ब्रदरहुड, that whole thing कि बात पार्टी जो है whatever they are doing is right and the leader will be considered as the leader of the state and the society. The opposition denounced it, नहीं माना किसी ने, but obviously Assad was ruling and Assad जो मतलब उनके ऊपर प्रेशर बढ़ने लगा प्रेसिडेंट के ऊपर, जब रेबल्स ने स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है और जो बड़े शहर थे डमास्कस और एलेप्पो, वहाँ पे जो है उनको जो है कैप्चर करना शुरू किया और इमीडिएटली इसके अगेंस्ट क्या हुआ,
दे स्टार्टेड एक तरीके से गवर्नमेंट और रेबल्स के बीच अब प्रॉपर वॉर शुरू हो गया। हमने देखा कि किस तरीके से बशर अल असाद के ऊपर इल्जामात ये लगे कि उन्होंने केमिकल वेपन का यूज किया है अपने ही लोगों के ऊपर। 2013 में जो है सिचुएशंस स्टार्टेड चेंजिंग एज गवर्नमेंट फोर्सेस जो है वो टेरिटरीज को रिकवर करने लगे एंड स्पेशली इन द साउथ एंड द वेस्ट। और रेबल अपील्स अपील्स फॉर हैवी वेपन्स व्हाइल दे वर रिजेक्टेड बाय गल्फ। सो यहाँ पे वेस्टर्न जो है इनडायरेक्टली, अब तो खैर डायरेक्टली है, और गल्फ जो है they are actually directly involved in this war on Syria. Then again ये जो हम बात कर रहे थे अभी, अगस्त 2013 में केमिकल वेपन्स का यूज होता है ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ डेमस्कस, द कैपिटल। और यू नो यहाँ पे यूएस इन जनरल कहीं पर भी मास लेवल पे इस तरीके के एक्शंस होते हैं तो यूएस इज ऑलवेज एट द फ्रंट कि नाउ वी आर गोइंग टू सेव द सिटीजन। बट यहाँ पे कोई ऐसा मेजर एक्शन नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने कह दिया दैट वी विल डिस्ट्रॉय द केमिकल वेपन्स यूज्ड बाय सीरिया। बट नथिंग हैज बीन चेंज्ड। There was a peace conference in Geneva in Geneva in January 2014. Nothing has changed. Syria is actually the battleground. Syria is actually, if you'll see the present condition of Syria, तो बशर अल असद अब भी कहना चाहिए he is still in power and I think this is the 10th year, 2011 से शुरू हुआ, 10वां साल है, and there are about half a million 5.5 million refugees, Syrian refugees हैं, especially in Lebanon, Jordan और Turkey में. Apart from that, around 6.5 million जो लोग हैं वो internally displaced हो चुके हैं. The war, it has actually taken 500,000 people are dead in this whole system. एंड अब यहाँ पे हो किया गया है कि रशिया का भी इंटरेस्ट आ गया है, यूएसए का भी इंटरेस्ट है, आईसिस अलग चल रहा है, कुर्द फोर्सेस जो है वो अलग हैं, और एक्चुअली पूरा सीरिया जो है वो इस तरीके से बटा हुआ है. दिस इज द करंट सिचुएशन एज ऑफ October 2019 is so this region you will see is the region of the Assad government, and जो भी pro government area जो है ये वाला है. Then this whole the violet region is actually occupied by the Turkish forces and the allies. This northern region, it is occupied by the Kurdish forces. ये जो black spots हैं, this is ISIS. यहाँ पे यूएस बैठा हुआ है, यहाँ पे सीरियन रेबल्स बैठे हुए हैं. this रेडिश, ये जो मरून पार्ट है यहाँ पे जो है, there are Russian and Syrian forces. Now what has happened in this whole Arab Spring? Actually it has shifted the balance of power. Islamic world जो बहुत ज़्यादा especially Arabs which whose whole economy was on the oil and gold, actually ये ख़त्म हो गई है, और जिसकी वजह से इंटरनेशनल, आज की हम बात करें, although this is something which is a decade old, लेकिन still the situation is worst. इस पूरे इलाके में इंटरेस्ट है, ट्यूनीसिया से लेके लीबिया तक, लेबनान से लेके इराक तक, हर जगह अनरेस्ट है, और जिसकी वजह से ये जो आज के टाइम पे हम देखना, ऑयल प्राइसेस इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, गोल्ड प्राइसेस इतने ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो सारी वजह जो है वो कहीं ना कहीं इन्हीं उसमें छुपी हुई है. सो दिस इज ऑल अबाउट द अरब स्प्रिंग. That's it for today. I hope you liked it. I hope you have got some insight to what's actually happening in the world and how it happened, how it started. क्योंकि present current affairs तो हर कोई पढ़ रहा है, बट अंडरस्टैंडिंग समटाइम्स करंट अफेयर्स पढ़ते वक्त हम बैकग्राउंड को जो है वो नहीं देख पाते हैं, हम समझ मिस कर जाते हैं. ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सी और भी ज़रूरी चीज़ें हैं करने के लिए.
सो हम बैकग्राउंड मिस कर जाते हैं. बट नाउ whenever you will read something about Middle East, especially these countries, whether it's Libya, Syria, Iraq. अभी जैसे ईरान में, ईरान इज द नेक्स्ट टारगेट. ईरान इज एक्चुअली ब्रिंगिंग आउट अ बिल जो कि उसके न्यूक्लियर इंस्पेक्शंस को, मतलब जो इंटरनेशनल इंटरनेशनल एटॉमिक दैट एजेंसी IAEA जो कर रहा है इंस्पेक्शन, उसको रोकेगा. सो अभी मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ होने वाला है, एंड ये बहुत कुछ का जो रूट है कहीं ना कहीं इसी अरब स्प्रिंग में है. सो दिस वाज अबाउट अरब स्प्रिंग. डू गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स. Stay safe, stay healthy. Thank you so much.